हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे लेखांकन। जो एसएसजी में लेखांकन किस प्रकार किया जाता है, वो क्या है, वो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, ताकि आपको जो है हमेशा इस प्रकार का वीडियो एसएसजी स्तर के गतिविधि में जो भी है वो आपको मिलते रहेगा। अब हम बात करते हैं कि लेखांकन यहाँ पर देख सकते हैं कि लेखांकन का इंग्लिश होता है अकाउंटिंग। तो लेखांकन एक क्या है, भाषा है। लेखांकन क्या है, एक भाषा है। यह भाषा क्यों है? क्योंकि किसी भी भाषा को सूचनाओं के संप्रेषण के माध्यम के रूप में जाना जाता है। लेखांकन में भी लेखा जोखा से संबंधित सूचनाओं का संप्रेषण होता है। चूंकि सूचनाओं के संप्रेषण को भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो सूचनाओं के संप्रेषण, यानी कि जो भी सूचना है उसको जो है विस्तार से मतलब प्रकट कर दिए हैं, लिख दिए हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, संप्रेषण। तो सूचनाओं के संप्रेषण को भाषा कहते हैं। अतः लेखांकन भी क्या है, एक भाषा है। लेखांकन क्या है, एक भाषा है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहते हैं। अकाउंटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, लेखांकन। अकाउंटिंग को क्या कहते हैं हिंदी में, लेखांकन। लेखांकन के संदर्भ में यह बताया गया है कि लेखांकन दो शब्दों को जोड़कर बना है। लेखांकन क्या शब्द को जोड़कर बनाया गया, दो शब्द को। पहला क्या है, लेखा प्लस अंकन। तो लेखा प्लस अंकन को लेखांकन कहते हैं। जहाँ लेखा का अर्थ होता है हिसाब किताब। लेखा का अर्थ क्या होता है, हिसाब किताब। और अंकन का अर्थ होता है लिखना। देखिए अंकन का अर्थ क्या होता है, लिखना। इस प्रकार लेखांकन का सरल अर्थ होता है हिसाब किताब लिखना। लेखांकन का सरल अर्थ क्या होता है, हिसाब किताब लिखना। लेखांकन एक कला है एवं विज्ञान है। लेखांकन क्या है, एक कला और विज्ञान है। कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिसाब किताब लिखने की एक विशेष शैली होती है। हिसाब किताब लिखने की एक विशेष शैली होती है, इसलिए उसको कला कहते हैं। एक विशेष तरीका होता है, ठीक है, इसलिए इसे कला भी कहा जाता है। यहाँ तक कि इसे विज्ञान भी कहा जाता है। यहाँ तक कि इसे विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि लेखांकन में जो हिसाब किताब लिखा जाता है वह कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। अतः इसे विज्ञान की संज्ञा दी गई है। देखिए दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण है लेखांकन। आपका जो है किसी भी क्षेत्र में जो है लेखांकन जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। इसलिए इसको जो है जो एसएसजी में लेखांकन कर रहे हैं या बीओ में लेखांकन कर रहे हैं, सभी के लिए अनिवार्य है। अब देखिए लेखांकन का महत्व को समझिए। लेखांकन का महत्व को समझिए। क्या कहते हैं कि लेखांकन के महत्व निम्नलिखित है। पहला, याद रखने के लिए। दूसरा, आपसी विश्वास बनाए रखने के लिए। और तीसरा महत्व होता है वैज्ञानिक अनिवार्यता के लिए। लेखांकन का महत्व क्या है, तीन महत्व है। कौन कौन है? पहला तो याद करने के लिए, दूसरा आपसी विश्वास बनाए रखने के लिए, और तीसरा महत्व है वैधानिक अनिवार्यता के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि तीन महत्वपूर्ण होता है लेखांकन। याद रखने के लिए, जब हम प्रतिदिन लेन देन का हिसाब किताब लिखते हैं तो यह एक रिकॉर्ड का रूप ले लेता है और इसे याद रखना आसान हो जाता है, जिसे हम बिना लिखे याद नहीं रख सकते हैं। इससे कभी भी ज़रूरत पड़ने पर पीछे का रिकॉर्ड देख सकते हैं। देखिए याद रखने के लिए भी जो है लेखांकन क्या है, अगर मान के चलिए आप भूल गए हैं तो अगर लिखा हुआ है तो उसको याद मतलब याद कर सकते हैं, उसको देख करके याद कर सकते हैं क्या लिखा हुआ। दूसरा चीज़ है कि जैसे पहला था कि पहला है याद रखने के लिए, तो पहला याद रखने के लिए क्यों लेखांकन जरूरी है? तो जब हम प्रतिदिन लेन देन का हिसाब किताब लिखते हैं तो यह एक रिकॉर्ड का रूप ले लेता है और इसे याद रखना आसान हो जाता है, जिसे हम बिना लिखे याद नहीं रख सकते हैं और इससे कभी भी ज़रूरत पड़ने पर पीछे का रिकॉर्ड चेक सकते हैं। तो पहला समझ में आ गया लेखांकन का क्या महत्व है कि किसी प्रकार के, ये मान के चलिए छोटा मोटा है तो याद रहता है, लेकिन
ज़्यादा लिखने का ज़्यादा अमाउंट या ज़्यादा किसी भी प्रकार की चीज़ लिखते हैं तो याद नहीं रहता है, तो उसको हम याद करने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है आपसी विश्वास बनाए रखने के लिए। दूसरा क्या है? आपसी विश्वास बनाए रखने के लिए लेखांकन के सभी सदस्य को आपस में विश्वास भावना की जागृति होती है। जब एक समूह एक साथ मिलकर पैसे का बचत करता है, तो दूसरा में क्या है दोस्तों कि आपसी विश्वास बनाए रखने के लिए लेखांकन से सभी सदस्य को आपस में विश्वास भावना की जागृति होती है। ठीक है। जब एक समूह एक साथ मिलकर पैसे का बचत करता है तो इसका हिसाब किताब लिखना अति आवश्यक हो जाता है। नहीं तो यह पता ही नहीं चलेगा कि कौन सदस्य बचत या ऋण जमा किया है या फिर किस सदस्य द्वारा नहीं किया गया। अतः लेखांकन समूह में आपसी विश्वास बनाए रखता है। सही बात है। आपसी विश्वास बनाए रखने के लिए यदि आप नहीं लिखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सदस्य बचत किए हैं या कौन सदस्य जमा ऋण किए हैं या लिए हैं। वो सारा चीज़ आपको अगर नहीं लिखते हैं तो जानकारी नहीं रहेगा। अगर जानकारी नहीं रहेगा तो आपस में क्या होगा? विवाद होगा। तो इससे क्या होता है कि आपसी विश्वास बने रहेगा कि नहीं, सभी का लिखा हुआ है। अब तीसरा बात करते हैं कि वैधानिक अनिवार्यता के लिए। तो ये क्या होता है कि लेखांकन के द्वारा बहुत सारी वैधानिक अनिवार्यताओं को पूर्ण करने में सहयोग प्राप्त होता है। इसके द्वारा हमें कर निर्धारित करने में मदद मिलता है तथा समूह के बैंक लिंकेज कराने में इसकी आवश्यकता पड़ती है। यदि यानी वैधानिक अनिवार्यता के लिए क्या होता है कि अभी समूह का लेखांकन सही ढंग से यदि नहीं करते हैं तो आपको बैंक लिंकेज में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अगर समूह बचत कर रही है, लोन ले रही है, आपस में लेन देन कर रही है, वो सही से लिखावट नहीं होगा तो आपका किसी प्रकार का लोन आपको न ग्राम संगठन के द्वारा न बैंक के द्वारा बैंक लिंकेज हो सकता है। इसीलिए जो क्या है, यह वैधानिक अनिवार्यता है, ये अनिवार्य है लिखना। इसलिए 3 प्रकार से लेखांकन का महत्व दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि लेखांकन जब इतना महत्वपूर्ण है तो सवाल उठता है कि इसे लिखा कैसे जाता है। तो इस संदर्भ में यह बतलाया गया है कि भारतवर्ष में किसी भी व्यावसायिक संस्था में लेखांकन कुछ पुस्तिकाओं में की जाती है, जिन पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला भाग क्या है? मुख्य पुस्तक, और दूसरा भाग क्या है? सहायक पुस्तक। अब देखिए, भारतवर्ष में कहा जाता है, ये हम समूह को बता रहे हैं, और वहाँ क्या है? भारतवर्ष। तो भारतवर्ष में किसी भी क्षेत्र में यदि लेखांकन किया जाता है तो उसकी 2 मुख्य पुस्तिका होती है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है कि मुख्य पुस्तक और दूसरा है सहायक पुस्तक। अब हम बात करते हैं कि मुख्य पुस्तक किसको कहते हैं और सहायक पुस्तक किसको कहते हैं। तो मुख्य पुस्तक है, देखिए, मुख्य पुस्तक लेखांकन की ऐसी पुस्तकें हैं जिसके बिना लेखांकन संभव नहीं है। मुख्य पुस्तक लेखांकन की ऐसी पुस्तक है जिसके बिना लेखांकन संभव नहीं है। यह पुस्तकें सभी संस्थाओं में समान रूप से लागू होती है। इसकी संख्या निश्चित एवं स्थिर होती है, जिसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे रोकड़ बही, खाता बही तथा जनरल। ये 3 मुख्य पुस्तिका होती है जो सभी संस्थाओं में लागू होता है, और हमारे जीविका परियोजना में भी यह तीनों लागू है। अब हम बात करते हैं सहायक पुस्तिका। सहायक पुस्तक कौन होता है? यह एक ऐसी पुस्तक है जो मुख्य पुस्तक में लिखी गई बातों को विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो मुख्य पुस्तक में लिखी गई बातों को विस्तृत वितरण प्रस्तुत करता है। जैसे मुख्य पुस्तक हो गया, रोकड़ बही, खाता बही, जर्नल हो गया, इसमें जो लिखा हुआ है इसी को इसमें विस्तार पूर्वक से लिखना है। क्या करना है? विस्तार पूर्वक से लिखना है। इसी को हम कहते हैं सहायक पुस्तक। सहायक पुस्तक में क्या है कि आपको विस्तृत रूप से लिखना है। इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है, यह व्यापार के पैमाने के अनुसार घटती या बढ़ती है।
स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सहायक पुस्तकें निम्नलिखित होती है, जैसे कि बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका, अंशधारक पुस्तिका, क्रय पुस्तिका और विक्रय पुस्तिका। यहाँ देखिए रोकर बही में क्या होता है कि आपका जैसे टोटल बचत जितना है वो लिखा जाता है, ठीक है, या उसके बाद जो है खाता समान खाता बही में सबको जोड़ के लिखा जाता है और उसका विवरण हमको सहायक पुस्तिका में करना है। जैसे बचत पुस्तिका है तो यदि एक समूह में 15 मेंबर है तो 15 मेंबर का अलग अलग विवरण लिखता है कि कितना पैसा बचत हुआ और कितना लोन लिया, कौन मेंबर कितना लोन लिया। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, विस्तार पूर्वक हो गया। अब अंशधारक पुस्तिका में जो अंश पूंजी या अंश दिया जाता है वो कैसे लिखा जाता है, वो है क्रय पुस्तिका हो गया, जिसमें जो है किसी प्रकार का लोन दिया जाता है, मतलब खरीदारी किया जाता है, उसे क्रय पुस्तिका कहते हैं। विक्रय पुस्तिका में जो है यदि किसी को बेचा जाता है, जैसे विक्रय पुस्तिका हो गया, जैसे आपका ग्राम संगठन में ही जो है या समूह में ही जो है किसी प्रकार का लेन देन होता है, तो यहाँ पर ये 4-5 पुस्तिका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोकर बही। अब रोकर बही लेखांकन, रोकर बही किसे कहते हैं, तो यहाँ ध्यान देंगे, रोकर बही लेखांकन की एक ऐसी पुस्तक है, रोकर बही लेखांकन की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें रुपये पैसे से संबंधित दुनिया की सारी बातों को लिखा जाता है, दुनिया की सारी बातों को लिखा जाता है। और रुपये पैसे से संबंधित दुनिया में सिर्फ 2 बातें होती है, रुपये का आना अर्थात प्राप्ति, रुपये को जाना अर्थात भुगतान। इसी प्राप्ति और भुगतान को रोकर बही में लिखा जाता है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों बातों को रोकर बही में लिखेंगे कैसे। सही बात है, रोकर बही में जो है 2 ही होता है, एक तो प्राप्ति और एक भुगतान। बायां साइड को प्राप्ति कहते हैं, दायां साइड को भुगतान कहते हैं। रोकर बही में 2 भाग होते हैं, इन दोनों भागों में रुपये पैसे से संबंधित दुनिया के दोनों बातों को लिखा जाता है, जिसे एक किताब पर दोनों हाथ रखकर यह समझ सकते हैं कि जिस तरफ बायां हाथ है उसे रोकर बही का बायां भाग कहते हैं, तथा जिस तरफ दायां हाथ है उसे रोकर बही का दायां भाग से संबोधित किया जाता है। तो हम आपको वीडियो में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जिस तरफ बायां भाग होता है उस तरफ प्राप्ति से संबंधित बातों को लिखा जाता है, ठीक है। क्या भाग है, बायां भाग। और जिस तरफ दायां भाग होता है उस तरफ को भुगतान से संबंधित बातों को लिखा जाता है। अन्य भाषाओं को लिखने के लिए जिस प्रकार एक प्रारूप होता है, जैसे हिंदी लिखने के लिए अलग प्रारूप होता है, अंग्रेजी लिखने के लिए अलग प्रारूप होता है, उसी प्रकार रोकर बही का एक अपना प्रारूप होता है। इन प्रारूपों में प्राप्ति और भुगतान संदर्भ में कुछ सूचनाओं को लिखना अनिवार्य होता है और इसका ज्ञान हमें रोकर बही के प्रारूप की जानकारी के बाद प्राप्ति होता है, ठीक है। प्रारूप के अंतर्गत रोकर बही के बाईं ओर प्राप्ति भाग में निम्न सूचनाओं को लिखा जाता है, जैसे दिनांक, प्राप्ति विवरण, LF, ठीक है, तथा प्राप्ति की राशि, ठीक है। उसी प्रकार रोकर बही के दाएं ओर भुगतान का दिनांक, भुगतान क्या लिखता है, दिनांक, भुगतान का विवरण, भुगतान का कारण या विवरण LF तथा भुगतान की राशि लिखा जाता है। इन दोनों प्रकार के लेन देन को लिखने के बाद रोकर का अंतिम शेष निकाला जाता है और उस शेष का सत्यापन किया जाता है, जिसका सत्यापन गिन कर किया जाता है। इसमें इस बिंदु पर ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले रोकर बही के प्रारंभिक शेष को लिखना चाहिए, रोकर बही को प्रारंभिक लिखना चाहिए। जीविका के संदर्भ में इसी रोकर बही को SHG लेवल पर लिखने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ रोकर बही के प्रारूप में है।
एसएचजी के रोकड़ बही को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग में सदस्य वार प्रविष्टि की जाती है। पहला भाग क्या है, सदस्य वार प्रविष्टि की जाती है। दूसरे भाग में समूह वार प्रविष्टि की जाती है। और समूह वार को दो भागों में बांटा गया है, जैसे नगद लेन देन और बैंक लेन देन। तो चूंकि कभी प्राप्ति और भुगतान चेक में भी किया जाता है, तब उसे बैंक वाले भाग में लिखा जाता है। चेक के लेन देन रोकड़ बही के साथ मिलाकर नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ भी नगद के साथ चेक द्वारा लेन देन होता है। इसी को देखते हुए नगद के साथ बैंक का भाग भी अलग से जगह रखा जाता गया है। इस प्रकार एसएचजी के लेन देन पर पत्र रोकड़ बही, यानी लेन देन पर पत्र जो है वो एसएचजी का रोकड़ बही है। ठीक है, अब रोकड़ बही समझ में आ गया होगा। समूह में जो है लेन देन पर पत्र को क्या कहते हैं, रोकड़ बही। सदस्य वार एवं समूह वार प्रविष्टि को जाने के बाद रोकड़ तथा बैंक का अंतिम शेष निकालते हैं और रोकड़ का सत्यापन रोकड़ को गिन कर तथा बैंक का शेष का सत्यापन पासबुक से मिलान करके किया जाता है। अगर दोनों का अंतिम शेष मिल गया तब समझना चाहिए कि उस स्थिति का लेन देन प्रपत्र सही लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत उचित लेखांकन की व्यवस्था निम्न कारणों से भी आवश्यक है। जैसे क में दिया है, यह समूह के आंतरिक प्रशासकीय व्यवस्थाकों को मजबूत करता है, जिससे समूह के वित्तीय पारदर्शिता बनी रहती है। ठीक है, ख में दिया है उचित लेखांकन व्यवस्था अन्य वित्तीय संस्थानों से व्यवहार करने में सहायता प्रदान करता है। लेखांकन से हमें यह सभी वित्तीय सूचनाओं प्राप्ति होती है जो एक समूह के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के लिए आवश्यक है। अब स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में लेखांकन की पुस्तकें, मुख्य पुस्तक और सहायक पुस्तक। ठीक है, स्वयं सहायता समूह के लिए कौन पुस्तक है, मुख्य पुस्तक और सहायक पुस्तक। अब मुख्य पुस्तक में जो है कौन कौन है, तो स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में दो मुख्य पुस्तिका उपयोग लाई जाती है, जिसे लेन देन प्रपत्र यानी रोकड़ बही, खाता बही यानी समान खाता बही होता है। ठीक है, अब स्वयं सहायता समूह में लेन देन नगद होते हैं, अतः समूह के जर्नल की व्यवस्था नहीं की गई। समूह में जर्नल की व्यवस्था नहीं की गई। अब यहाँ पर देख सकते हैं लेन देन प्रपत्र रोकड़ बही। स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में रोकड़ बही में कुछ मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं ताकि लेखांकन के अधिक से अधिक आसान हो सके और जानकारी अधिक से अधिक शुद्ध रूप से प्राप्त हो सके। इस परिवर्तन के बाद ही रोकड़ बही का नाम बदलकर लेन देन प्रपत्र हो गया है। अब लेन देन प्रपत्र में सदस्य वार लेन देन का आधार मानकर समूह वार लेन देन को लिखा जाता है, अर्थात समूह लेन देन जो सदस्यों से संबंधित है वह सदस्य वार भाग में लिखा जाता है और उसके बाद समूह वार भाग में प्रविष्टियां दर्ज की जाती है। अर्थात ऐसी कोई भी प्रविष्टि जो सदस्य वार का भाग है वह समूह वार में तभी दर्ज होगी जब सदस्य वार का भाग बन जाएगी। महत्व, लेन देन प्रपत्र लिखने से समूह को इस बात की जानकारी प्राप्त होती है आज के दिन हमारे समूह में कितना नगद शेष है तथा कितना बैंक शेष है। और लिखने के आधार, जब तक लेन देन अधिकृत नहीं होता है तब तक वह लेखांकन की पुस्तकों में नहीं लिखा जा सकता है। अतः लेखांकन की पुस्तकों को लिखना एक लेन देनों का अधिकृत होना दो अलग अलग बातें हैं। समूह के संदर्भ में लेन देन
समूह के क्या है, एक बार बता, लिखने का आधार जो है, जब तक लेन देन अधिकृत नहीं होता है तब तक वह लेखांकन की पुस्तकों में नहीं लिखा जा सकता। अतः लेखांकन की पुस्तकों को लिखना एक लेन देनों का अधिकृत होना दो अलग अलग बातें हैं। समूह के संदर्भ में लेन देनों का अधिकृत करने के लिए कार्यवाही पुस्तिका प्रयोग में लाया जाता है। यही कार्यवाही पुस्तिका लेन देन प्रपत्र लिखने का आधार है। यानी कार्यवाही पुस्तिका जो है लेन देन प्रपत्र लिखने का एक आधार है। अब लेन देन प्रपत्र में प्रविष्टि के प्रकार। लेन देन प्रपत्र में मुख्यतः दो प्रकार की प्रविष्टियां की जाती हैं, समान प्रविष्टियां एवं कंट्रा प्रविष्टियां। अब समान प्रविष्टि ऐसे लेन देन जो सिर्फ नगद या बैंक से प्राप्ति या भुगतान को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में ऐसे लेन देन या तो नगद शेष बढ़ाने वाले होते हैं या नगद शेष घटाने वाले होते हैं, या बैंक शेष बढ़ाने वाले होते हैं या बैंक शेष घटाने वाले होते हैं। इन लेन देनों की प्रविष्टि लेन देन प्रपत्र में या तो प्राप्ति की तरफ होगी या तो भुगतान की तरफ होगी। अब कंट्रा प्रविष्टि, कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव नगद शेष एवं बैंक शेष पर एक साथ पड़ता है, अर्थात नगद शेष घटता है और तो बैंक शेष बढ़ता है। यदि इसमें हम आपको बोर्ड पर, इसको हम आपको एक दिन दूसरे वीडियो में बनाएंगे तो आपको बोर्ड पर जो है स्पष्ट बता देंगे कि कैसे इसको जो है घटता है और कैसे बढ़ता है। वैसे भी समझ लीजिए कि कंट्रा एंट्री में होता है कि जैसे हम कैश जमा करते हैं तो मेरा नगद क्या हो रहा है, घट रहा है, और बैंक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि बैंक से हम निकाल रहे हैं तो हमारा बैंक से पैसा घट रहा है और नगद यहाँ बढ़ रहा है। इसी वो हम एक बोर्ड के माध्यम से आपको उसमें समझा देंगे। अब कंट्रा एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ ऐसे लेन देनों को कंट्रा लेन देन कहते हैं। यह लेन देन सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। बैंक में जमा नगद घटता है और बैंक बढ़ता है। 7 बराबर 3, यानी लेन देन प्रपत्र में देख लीजिएगा कॉलम संख्या 7 और 3 है, यानी कि जो 7 में होगा वो 3 में जाएगा। अब बैंक से निकासी बैंक से निकासी, बैंक घटता है और नगद बढ़ता है तो 1 बराबर 10 होता है। तो ये एलडीपी में जो है ये इसका जिक्र किया गया, आप देख सकते हो वहाँ से। नोट, कंट्रा लेन देन खाता बही का भाग नहीं हो सकता है क्योंकि यह द्विभागीय प्रभाव डालता है। या तो बैंक से समूह पैसा निकाल रहा है या बैंक में समूह पैसा जमा कर रहा है। कंट्रा प्रविष्टि करते समय लेन देन प्रपत्रों में खाता बही पृष्ठ संख्या सी लिखना आवश्यक है। सी जो कॉलम है उसमें सी लिखना जाए, यानी कॉलम में सी नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि यह कंट्रा एंट्री है। ठीक है। अब लिखने की विधि देखिए। लेन देन प्रपत्र समूह लेखांकन की रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करता है। ठीक है, सही बात है। लेन देन प्रपत्र क्या है, समूह की रीढ़ की हड्डी है। वही नहीं रहेगा तो, यदि मनुष्य की हड्डी रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगा तो वो नहीं खड़ा हो सकते। इसीलिए समूह में रीढ़ की हड्डी माना जाता है लेन देन प्रपत्र को, इसलिए अच्छे से उसको लेखांकन करना है। अब अतः इस प्रपत्र को किस प्रकार से लिखना है यह समझना आवश्यक है। यह लेन देन प्रपत्र दो भागों में बांटा गया है ताकि समूह में लेखांकन व्यवस्था तरीके से हो सके। सदस्य बार एवं समूह बार, नगद बैंक दोनों। सदस्य बार, अब लेन देन प्रपत्र में सर्वप्रथम बैठक संख्या, समूह का नाम, बैठक संख्या, बैठक दिनांक एवं ग्राम संगठन का नाम लिखते हैं। सदस्य लेन देन प्रपत्र के सदस्य का नाम प्रविष्टियां हमेशा एक ही क्रम में करें। प्रपत्र के सदस्य बार भाग एक बार और देखें। सदस्य बार में क्या है कि लेन देन प्रपत्र, यहाँ से देखिए लेन देन प्रपत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है, बैठक संख्या। दूसरा क्या लिखता है, समूह का नाम। तीसरा बैठक दिनांक और ग्राम संगठन का नाम लिखते हैं। सदस्य लेन देन में
प्रपत्र सदस्यों के नाम लिखते हैं, जो कहता है क्रम में लिखने के लिए। तो 1 नंबर में जिसका नाम है उसी को लिखेंगे। प्रत्येक बैठक में प्रपत्र के सदस्य वार भाग में सभी सदस्यों का प्राप्ति एवं सदस्यों के भुगतान तथा अन्य विवरणों को लिखते हैं। देखिएगा सदस्य वार में 2 प्राप्ति भुगतान दोनों है। बचत कितना हुआ, मूलधन कितना हुआ, उसके बाद लोन लेते हैं तो वो लिखा हुआ, जैसे कि मांग मूलधन, ब्याज, उपस्थिति, बचत, मूलधन वापसी, ब्याज, दंड शुल्क तथा अन्य। इसके साथ साथ ऋण भुगतान तथा बचत भुगतान को लिखा जाता है। ठीक है। अब देखिए समूह वार में क्या है कि नगद बैंक लेन देन प्रपत्र में प्रविष्टि दूसरा भाग है समूह वार विवरणी। समूह प्रविष्टियां करते समय पूर्व बैठक का अंतिम नगद एवं बैंक शेष आज बैठक के प्रारंभिक शेष के रूप में नगद या बैंक दर्ज करने के उपरांत अन्य प्रविष्टियां की जाती हैं। जब समूह वार लिखते हैं तो पहला क्या है, प्रारंभिक शेष, उसके बाद आज का बचत जो भी है वो सारा लिखता है। लेन देन प्रपत्र के पहले भाग में समूह में हुए उन लेन देनों को लिखते हैं जो सदस्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो सकते हैं। सदस्य वार से संबंधित प्राप्ति एवं भुगतान के सभी मदों को अलग अलग जोड़कर ठीक तरह से लिखने के बाद ही समूह वार विवरणी में लिखा जाता है, अर्थात दूसरे भाग में उन लेन देनों को लिखा जाता है जो समूह से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत सदस्य वार हुए कुल सभी प्राप्ति और भुगतानों को तो लिखना ही है, जैसे प्राप्ति के मध्य है सदस्यों के बचत, ऋण, मूलधन वापसी, ऋण पर ब्याज, दंड, अन्य यदि कोई हो तो, तथा भुगतान के मध्य में लिखा जाता है सदस्यों को ऋण एवं अन्य यदि कोई हो तो, यदि साथ ही साथ उन प्राप्ति और भुगतानों को भी लिखना है जो सदस्य से सीधे संबंधित नहीं है लेकिन समूह से संबंधित, जैसे अनुदान बैंक, जैसे क्या है अनुदान और बैंक ऋण, नगद निकासी, नगद जमा। ठीक है। इसके अंतर्गत जिस खाता शीर्ष के अंतर्गत लेन देन हो सकते हैं वह पहले ही छपा हुआ है। सिर्फ यह करना है कि सही खाता शीर्षकों की पहचान की जाए तथा बाईं ओर समूह में हुई प्राप्ति को लिखा जाए एवं दाईं ओर समूह में हुए हर भुगतान को लिखा जाए। जब एक बैठक की समूह वार सभी प्राप्ति एवं भुगतानों को लिखा जाता है तभी उसके बाद शेष निकलना है। ध्यान रहे शेष 2 प्रकार के होंगे, अंतिम नगद शेष और अंतिम बैंक शेष। अब यहाँ देखिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में क्या है कि लेन देन प्रपत्र पर आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रिया यह है कि सदस्य वार में प्राप्ति तथा भुगतान के तरफ का कुल योग पंक्तिवार तथा कुल योग खानाबद्ध समान होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है अंतिम नगद शेष का मिलान हमेशा बक्से की राशि से होने चाहिए तथा अंतिम शेष का मिलान हमेशा पासबुक से होने चाहिए। ठीक है। अब है खाता बही का अर्थ क्या होता है। तो खाता बही का अर्थ होता है, खाता बही लेखांकन की दूसरी मुख्य पुस्तक है जिसमें समूह में हुए लेन देन का मदवार ब्यौरा रखा जाता है। खाता बही लिखने से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि एक अवधि विशेष के अंतर्गत किसी एक मद विशेष में क्या प्राप्त हुआ है या किसी एक मध्य विशेष पर समूह में क्या भुगतान किया है। उसके बाद इसका महत्व क्या है। खाता बही से समूह को इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि एक अवधि विशेष के अंतर्गत किसी मध्य विशेष से क्या प्राप्त हुआ या किसी मध्य विशेष पर समूह ने क्या भुगतान किया। मध्यवार प्राप्ति और भुगतान की सूचना समूह के लिए वित्तीय निर्णय के संबंध से महत्वपूर्ण है, आधार प्रदान करती है। इसी मध्यवार सूचना के आधार पर समूह यह निर्णय ले सकता है कि किस किस मद पर खर्च कम किया जाए और किन किन मदों में प्राप्ति की जरूरत हो। लिखने का आधार। खाता बही यहाँ देखिए क्या है, लिखने का आधार।
लिखने का आधार, खाता बही हमेशा लेन देन प्रपत्र समूहवार के आधार पर ही लिखे जाएंगे। लेन देन प्रपत्र समूह वार में प्राप्ति और भुगतान जो दो भागों में वर्गीकृत है, नगद और बैंक, इन दोनों भागों के आधार पर ही सभी मद खाता बही में लिखे जाते हैं। वह मद जो कंट्रा एंट्री के भाग होते हैं उन्हें खाता बही में दर्ज नहीं किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मदों का वर्गीकरण है। खाता बही लिखते समय यदि मद की प्रकृति का ज्ञान हो जाए तो समूह को भविष्य में जरूरत पड़ने पर यह जानकारी मिलती रहती है कि प्राप्ति एवं भुगतान का स्वभाव कैसा है और कौन सी प्राप्ति उसे वापस करनी है और कौन सी प्राप्ति उसे वापस नहीं करनी है, तथा कौन सा भुगतान वापस आएगा या वापस नहीं आएगा। इसी आधार पर प्राप्ति एवं भुगतान को 4 मदों में बांट सकते हैं। अब यहाँ देखिए आय, यानी प्राप्ति भुगतान को 4 मद में बांटा गया है। एक है आय, दूसरा है व्यय, तीसरा है दायित्व और चौथा है संपत्ति। तो आय किसे कहते हैं, तो ये आपको समान खाता बही में जो है लिखना है। और यदि ये लिखा जाता है आपको आय, व्यय और दायित्व, संपत्ति, ये 4 चीज़, तो आपको मासिक प्रतिवेदन जो है ना 1 सेकेंड में बन जाएगा। 1 सेकेंड तो नहीं कर सकते, यानी कि कम से कम 5 मिनट आपको लग जाएगा बनाने में, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे आय, व्यय और दायित्व, संपत्ति आपका मेंटेन है रजिस्टर, तो आप लिख सकते हैं उसको। अब यह क्या है, ऐसी स्वतंत्र प्राप्ति जिसे वापस नहीं करनी होती है। आय का मतलब क्या होता है, ऐसी स्वतंत्र प्राप्ति जिसे वापस नहीं करनी होती है। मतलब जो ऐसा धनराशि हो जो मुझे कहीं लगाते हैं वहाँ से वापस भी आ सकता है और उसको हमको वापस नहीं करना है किसी को, वो हमारा क्या है, आय है। जैसे समूह में जो है कोई भी पैसा वैसी आय होगी जो हमको ना वीओ को देना हो ना बैंक को देना हो, वो हमारा क्या है, आय है। जैसे सदस्य ऋण पर ब्याज, ठीक है, सदस्य जो है ऋण पर जो ब्याज देता है वो क्या है, आय है। दंड क्या है, आय है। संस्थागत शुल्क क्या है, आय है। और बचत खाते पर ब्याज क्या है, आय है। और क्या है, अनुदान है। तो सदस्य ऋण पर जितना ब्याज होगा वो आय वाला जो लिखा होगा प्राप्ति भुगतान उसमें लिखना है, ठीक है। संस्थागत शुल्क यदि मिल रहा है तो वो लिखना है, बचत खाते पर ब्याज जो है वो लिखना है। आय में क्या है, आय का परिभाषा ही ऐसा है, ऐसी स्वतंत्र प्राप्ति जिसे वापस नहीं करनी होती है। आपको समूह में जो भी प्राप्ति होता है और वो उसे वापस नहीं करना होता है तो वो क्या है, आपका क्या है, वो आय है। जैसे कि सदस्य ऋण पर ब्याज हो गया तो वो उनका क्या है, आय है, वो कभी ब्याज वापस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यह व्यय का परिभाषा है, ऐसा स्वतंत्र भुगतान जो वापस नहीं आएगा। देखिए, ऐसा स्वतंत्र भुगतान जो वापस नहीं आएगा उसे हम क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। जैसे विभिन्न ऋणों पर ब्याज भुगतान, परिवहन, मीटिंग, लेखन सामग्री, लेखापाल का मानदेय, दंड, व्यय एवं बैंक चार्ट, तो ये सब क्या है, ये व्यय में लिखा जाएगा। ऐसा स्वतंत्र भुगतान जो वापस नहीं आएगा। जैसे कि आप देखिए सदस्य, यहाँ पर था आय में, जैसे सदस्य ऋण ब्याज है। अच्छा, इसको हम स्पष्ट कर देंगे बोर्ड के माध्यम से, ठीक है। आय, व्यय, दायित्व और संपत्ति, जिससे आपको मासिक प्रतिवेदन बनाने में कठिनाई नहीं होगा। ये 4 चीज़ लिखा जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब चौथा क्या है कि ऐसी दायित्व, तीसरा में क्या है, दायित्व, ऐसी प्राप्ति जिसे वापस करनी पड़ती है। ऐसी प्राप्ति जिसे वापस करनी पड़ती है, जैसे बैंक ऋण, वीओ, सीआईएफ ऋण, वीओ समान ऋण आदि। मतलब जिस प्रकार का ऋण ऐसा हो जिसको हमको वापस करना होता है वो क्या है, दायित्व मेरा हो जाता है। यानी मेरा दायित्व है कि जिससे पैसा लिए हैं उसको हमको वापस करना है। ये आपका दायित्व होना चाहिए कि सही में हम जिससे पैसा ले रहे हैं, पैसा उधार जो भी,
यहाँ पर ये समूह में लागू नहीं होना चाहिए, आपके अपने जीवन पर भी इसको लागू कर सकते हैं कि ऐसी प्राप्ति जिसे वापस करनी पड़ती है उसे हम दायित्व कहते हैं। जैसे बैंक ऋण, बीओ सामान्य ऋण, CIF ऋण, HRF ऋण, मतलब जो भी ऋण होता है जो वापस करना होता है वो हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि ऐसा भुगतान जो वापस आएगा, संपत्ति क्या है, संपत्ति क्या है, ऐसा भुगतान जो वापस आएगा या ऐसा भुगतान जिसका फायदा संस्था या समूह को एक से अधिक वर्षों तक प्राप्त होगा। जैसे सदस्य को ऋण एवं बीओ को जमा यादें, ये क्या है, ये संपत्ति में है। मतलब संपत्ति उसको आपको कहेंगे कि हम कोई चीज़ भुगतान कर रहे हैं और वो वापस आ जाएगा तो हमको क्या है, वो संपत्ति मेरा है। जैसे कि इसमें दिया हुआ सदस्यों को ऋण, अब सदस्य को समूह क्या किया, ऋण दिया, ठीक है, सदस्य को जैसे ऋण दिया तो उसको तो सदस्य को ऋण वापस करना ही पड़ेगा, इसलिए वो उसका समूह का क्या है, वो संपत्ति है। अब यहाँ अपवाद में लिखते हैं, क में क्या दिया हुआ, दायित्व के मद हमेशा प्राप्ति और ही होंगे। दायित्व के मद, एक चीज ध्यान दें, दायित्व के मद हमेशा प्राप्ति ओर ही होंगे, लेकिन कभी कभी यह भुगतान की ओर भी लिखा और भी हो सकता है। यानी दायित्व का जो मद जो भी होगा दायित्व में, जैसे इसको हम बोर्ड पर बता देंगे कि किस तरह से है, ठीक है। अभी इसमें PDF में हम पढ़ के आपको समझा देते हैं कि दायित्व, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दायित्व के मद हमेशा प्राप्ति की ओर ही होंगे, लेकिन कभी कभी यह भुगतान की ओर भी हो सकता है। यह भुगतान की ओर तभी दिखाई देगा जब दायित्व को निपटारा होगा। जैसे जब हम बैंक ऋण प्राप्त करते हैं तो इसे लेन देन प्रपत्र में प्राप्ति बाई प्राप्ति की ओर लिखा जाता है। बैंक से ऋण लेते हैं तो प्राप्ति में लिखेंगे कि हमको बैंक से प्राप्त हुआ, और एक अवधि के अंतर्गत इस बैंक ऋण को मूलधन एवं ब्याज सहित बैंक को भुगतान करना पड़ता है, तो मूलधन एवं ब्याज को भुगतान दायी ओर लिखा जाता है। यह मूलधन वास्तव में प्राप्त बैंक ऋण है जो दायित्व की प्रकृति का है, लेकिन भुगतान की ओर दिखाई देगा। संपत्ति, संपत्ति के मद में हमेशा भुगतान की ओर ही होंगे, लेकिन कभी कभी यह प्राप्ति की ओर भी हो सकता है। यह प्राप्ति की ओर तभी दिखाई देगा जब संपत्ति की वापसी होगी। जैसे समूह सदस्यों को ऋण प्रदान करते हैं तो इसे लेन देन प्रपत्र में भुगतान दायी की ओर लिखा जाएगा, और एक अवधि के अंतर्गत इस सदस्य ऋण की मूलधन एवं ब्याज सहित प्राप्ति है तो मूलधन एवं ब्याज की प्राप्ति बाईं ओर लिखा जाता है। यह मूलधन वास्तव में भुगतान किया गया सदस्य ऋण है जो संपत्ति की प्रकृति का है, लेकिन प्राप्ति की ओर दिखाई देगा। उपरोक्त 4 मदों का संक्षिप्त निम्नलिखित है। लिखने के विधि, खाता बही के प्रारूप की संरचना लेन देन की प्रकृति को ही ध्यान में रखकर की गई है। खाता बही 4 भागों में वर्गीकृत है, आय, व्यय, दायित्व एवं संपत्ति। खाता बही मदवार लिखी जाती है, लेकिन एक दिनांक के सभी मदों को लिखने के बाद ही दूसरे दिनांक के मदों में प्रवेश करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि बैठक विशेष में हुए प्राप्ति भुगतान जो लेन देन पुस्तिका में दर्ज है, उन सभी लेन देन को मदवार खाता बही में दर्ज करने के पश्चात दूसरी बैठक के मदवार की प्राप्ति एवं भुगतान की प्रविष्टि खाता बही में दर्ज किया जाना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं 1 नंबर में, लेन देन प्रपत्र के आधार पर किसी भी वर्ग के लिए प्राप्ति के मद खाता बही में प्राप्ति के खाने में और भुगतान के मद खाता बही में भुगतान के
खाने में लिखे जाएंगे। दूसरा में देखिए, खाता बही लिखते समय लेन देन प्रपत्र के खाता बही पृष्ठ संख्या वाले खानों में खाता बही पृष्ठ संख्या तथा खाता बही में लेन देन प्रपत्र की पृष्ठ संख्या लिखना अनिवार्य है। आय में है, आय मध्य हमेशा प्राप्ति की ओर ही आएंगे, अतः आय वर्ग में राशि लिखने के लिए सिर्फ प्राप्ति का ही कॉलम है। व्यय में, व्यय के मध्य में हमेशा भुगतान की ओर ही आएंगे, अतः इस वर्ग में राशि लिखने के लिए सिर्फ भुगतान का ही कॉलम है। लेन देन प्रपत्र के खाता बही पृष्ठ संख्या वाले जिन खाने में सी लिखा होता है उसे खाता बही में नहीं लिखते हैं। दायित्व, मध्य के दोनों ओर प्राप्ति भुगतान आने की संभावना है, अतः इस वर्ग में राशि लिखने के लिए प्राप्ति और भुगतान दोनों कॉलम रखे गए हैं। संपत्ति, संपत्ति मध्य दोनों ओर भुगतान प्राप्ति आने की संभावना है, अतः इस वर्ग में राशि लिखने के लिए प्राप्ति भुगतान दोनों कॉलम रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में क्या है, खाता बही में लेन देन प्रपत्र के प्रारंभिक नगद शेष, प्रारंभिक बैंक शेष, अंतिम नगद शेष, अंतिम बैंक शेष, बैंक जमा, बैंक से निकासी, नगद जमा निकासी नहीं लिखे जाते हैं। एक निश्चित, दूसरा में एक निश्चित अवधि के लिए खाता बही के आधार पर प्राप्ति भुगतान विवरणी तैयार की जानी चाहिए, जिस विवरणी में प्राप्ति का योग और भुगतान का योग समान हो जाए। यह खाता बही का अंकन अंकगणितीय रूप से शुद्ध होने का प्रमाण देती है। अब यह बचत पुस्तिका की बात करते हैं। बचत पुस्तिका का अर्थ होता है, बचत पुस्तिका समूह के सदस्यों को आपसी विश्वास बनाए रखने में मददगार साबित होती है, क्योंकि इसके आधार पर सदस्यों को यह पता चलता है कि हमारे द्वारा बैठकों में कितनी बचत की जा रही तथा उसकी राशि भी दर्ज हो रही है। अर्थात बचत पुस्तिका एक ऐसी पुस्तिका है जिससे समूह के सदस्यों का सदस्यवार बचत का ब्यौरा रखते हैं। महत्व, समूह में किसी सदस्य का जितना बचत अभी तक जमा हुआ है, इस सूचना की जानकारी के लिए बचत पुस्तिका लिखना आवश्यक है। यह सूचना सदस्यवार रखने की जरूरत है, जो बचत पुस्तिका से ही प्राप्त हो सकती है। लिखने का आधार, बचत पुस्तिका लिखने लेन देन प्रपत्र के आधार पर लिखा जाएगा। लेन देन प्रपत्र के सिर्फ सदस्यवार भाग ही इस पुस्तक के आधार होंगे। इस भाग के आधार पर ही सदस्यों का बचत या बचत भुगतान या बचत पुस्तिका में लिखा जाएगा। अब यह है लिखने की विधि। बचत पुस्तिका में प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग पन्ने रखे होंगे, जिसमें उस सदस्य का नाम, उनके पिता पति या नाम, उसके पासबुक संख्या निर्धारित जगह पर लिखने होंगे। इसके बाद लेन देन प्रपत्र से दिनांक लिखने होंगे तथा सदस्य बार से उस सदस्य के द्वारा जो बचत जमा किया गया है उसे बचत वाले खानों में लिखेंगे तथा उसका संचय करते जाएंगे। संचय के मतलब है जोड़ते जाएंगे। उस सदस्य को बचत वापस किए जाने की स्थिति में सदस्य का वापस की गई बचत की राशि को भी बचत पुस्तिका में लिखेंगे। अब क्या है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में क्या है कि बचत पुस्तिका के आधार पर एक तिथि विशेष के लिए सभी सदस्यों का एक अवधि के लिए बचत की एक सूची सदस्यवार रूप से एक पृष्ठ पर तैयार करेंगे और इसका कुल योग निकालेंगे। यह कुल योग सभी सदस्यों अर्थात समूहों का बचत कहलाएगा। अब खाता बही के आधार पर उस अवधि में विशेष के लिए खाता बही शीर्ष सदस्यों द्वारा बचत को देखेंगे। अगर कुछ सदस्य का बचत वापस हुआ है तो
उसे कुल बचत से घटा देंगे। यह कुल बचत समूह का उस दिनांक तक बचत है। अगर बचत पुस्तिका के आधार पर तैयार किए गए सदस्यों का कुल बचत तथा खाता बही शीर्षक सदस्यों द्वारा बचत बराबर होती है तो इसका अर्थ है कि बचत पुस्तिका अंक गणितीय रूप से बिल्कुल शुद्ध है। अब यहाँ ऋण पुस्तिका की बात करते हैं। ऋण पुस्तिका कैसे लिखा जाता है तो इसे हम प्रैक्टिकल करके बता देंगे कैसे लिखा जाता है। ऋण पुस्तिका का अर्थ होता है समूह अपने सदस्यों को आवश्यकता तथा संसाधनों की उपलब्धि के आधार पर सदस्य द्वारा ऋण मांगे जाने पर सदस्य का मूल्यांकन कर उसे ऋण के रूप में धनराशि प्राप्त कराता है। यह सभी ब्यौरे ऋण पुस्तिका में दर्ज किए जाते हैं। अर्थात ऋण पुस्तिका एक ऐसी पुस्तक है जिसमें समूह के सदस्य का सदस्यवार ऋण संबंधित ब्यौरा रखा जाता है तथा किस किस अवधि में सदस्यों को पैसा वापस करेगी यह ब्यौरा भी ऋण पुस्तिका में आता है। महत्व: समूह के द्वारा किसी सदस्य को कितना ऋण दिया गया है, कितनी वह सदस्य ऋण को कब कब तथा कितनी राशि वापस कर रही है, उस पर मूलधन ब्याज कितना वापस हुई है, किसी सदस्य के नाम से कितना ऋण बकाया है, कौन सा सदस्य अपने वापसी नियोजन के आधार पर अपने किस्तों को वापस कर रही है यह या नहीं कर रही है, समूह के सदस्य से कितना मांग करेगी, इन सभी बिंदुओं पर जानकारी के लिए ऋण पुस्तिका लिखना अति आवश्यक है। ठीक है। अब लिखने का आधार क्या है। ऋण पुस्तिका लेन देन प्रपत्र के आधार पर ही लिखे जाएंगे। लेन देन प्रपत्र में भुगतान की ओर का सिर्फ सदस्यवार भाग ही इस पुस्तक के लिखने का आधार होंगे तथा दी गई जानकारी के आधार पर ही ऋण पुस्तिका में वापसी नियोजन की अवधि, राशि तथा ब्याज की गणना की जाएगी। ठीक है। अब लिखने की विधि क्रम में क्या है, क्रम संख्या उपरांत सबसे पहले दिनांक, ऋण का उद्देश्य लिखते हैं। इसके साथ ही साथ तय तथा ब्याज प्रति वर्ष प्रतिशत एवं यह हस्ताक्षर सुनिश्चित करता है कि संबंधित सदस्य ने उपरोक्त धनराशि ऋण के रूप में ली है तथा यह समय पर तय किस्तों में वापस करेगा, क्योंकि नियोजन बनाने से पूर्व सदस्य की आमदनी तथा वापस करने की क्षमता का आकलन समूह में किया जाता है। अब है में ऋण की राशि लिखने के तुरंत बाद ही ऋण वापसी की योजनाओं को वापसी नियोजन के कॉलम में लिखते हैं। यह नियोजन सदस्य की सहमति के आधार पर बनाया जाता है। ऋण वापसी योजना बनाने के तुरंत बाद ही ऋण वापसी की मांग को भी लिखते हैं। यह मांग ऋण मूलधन और सूद के संबंध में होता है। एक बार हमें केवल इतने ही कार्य करने हैं, आगे का सारा कार्य वापसी के आधार पर तय होगा। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, इसमें बचत पुस्तिका की आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। ऋण पुस्तिका के आधार पर सभी सदस्यों को बकाया ऋण की सूची सदस्यवार तैयार करेंगे तथा इसका कुल योग निकालेंगे। यह योग का बकाया ऋण कहलाएगा। खाता बही के आधार पर खाता शीर्षक सदस्यों को ऋण देखेंगे तथा सदस्य ऋण पर मूलधन वापसी देखेंगे। उपयोगी सूत्र है, वैसे अधिशेष बराबर होता है मांग मूलधन माइनस प्राप्ति विवरण मूलधन। ठीक है। मांग मूलधन बराबर होता है, आपको अधिशेष बराबर होता है मांग मूलधन माइनस प्राप्ति मूलधन। बकाया ऋण बराबर होता है कुल ऋण माइनस कुल प्राप्ति मूलधन। ठीक है। अब यह कॉम में है प्रथम किस्त के लिए मांग मूलधन बराबर नियोजन की पहली किस्त का मूलधन। ठीक। और ख में है ब्याज बराबर होता है वापसी नियोजन के पहले किस्त का ब्याज। बाद के मांग मूलधन बराबर होता है अधिशेष प्लस वापसी नियोजन के आधार पर मूलधन। मांग ब्याज बराबर होता है बकाया ऋण गुने दर गुने समय बटा 100। ठीक है। तीसरा में ऋण वापसी दर बराबर होता है ऋण की वापसी माइनस अग्रिम राशि गुने 100 बट्टा कुल मांग मूलधन। ठीक है। अब है
प्राप्ति एवं भुगतान की विवरणी। अब अर्थ समझिए इसका। समूह अर्थ क्या है इसका? समूह सदस्य प्रत्येक बैठक में आपसी लेन देन करते हैं तथा ऋण वापसी समय करते हैं। समूह स्तर पर एक अवधि विशेष में क्या प्राप्त हुआ है? देखिए, समूह सदस्य प्रत्येक बैठक में आपसी लेन देन करते हैं तथा ऋण वापसी समय पर करते हैं। समूह स्तर पर एक अवधि विशेष में क्या प्राप्त हुआ है तथा क्या भुगतान हुआ है, यह जानना आवश्यक होता है। ठीक है, यह संक्षिप्त ब्यौरा प्राप्ति एवं भुगतान के विवरणी के द्वारा समूह सदस्यों को मिलता है। प्रथम दृष्टया इसे देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि किस मद में प्राप्ति बनाने की आवश्यकता है तथा किस मद में भुगतान कम किया जाना चाहिए। अर्थात प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी एक ऐसी विवरणी है जिससे हमें यह निश्चित अवधि के अंतर्गत समूह में हुए समस्त लेन देन का संक्षिप्त ब्यौरा मिलता है। महत्व: समूह में लेखांकन के अंक गणितीय शुद्धता की जानकारी के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी तैयार करना आवश्यक है तथा साथ ही समूह का वित्तीय विवरण तैयार करने का यह एक आधार होता है जिससे समूह को भविष्य में वित्तीय निर्णय लेने में मदद होती है। लिखने का आधार प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी हमेशा खाता बही के आधार पर तैयार किया जाता है, अर्थात जिन मदों में लेन देन हुआ है उन्हीं मदों को राशि का अंकन किया जाता है। लिखने की विधि: यह विवरणी हमेशा एक अवधि के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ अवधि का तात्पर्य दो तिथियां हैं। क्या है? ख में है प्रारंभिक तथा अंतिम। ठीक है, यह विवरणी तैयार करने के लिए अवधि को ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवधि विवरणी में दो भाग होते हैं, प्राप्ति और भुगतान। खाता बही के आधार पर वह सभी मद जिनका शेष प्राप्ति का शेष विवरणी में प्राप्ति की ओर लिखा जाता है, वह मद जिन शेष भुगतान है वह विवरणी में भुगतान की ओर लिखे जाएंगे। अब यहाँ करते हैं बात, यह शेष निर्दिष्ट अवधि का शेष होना चाहिए, अर्थात वह अवधि जिसके लिए यह विवरणी तैयार किया जा रहा है। खाता बही के मदों के साथ साथ लेन देन प्रपत्र के आधार पर प्रारंभिक एवं अंतिम शेष नगद एवं बैंक को भी लिखा जाना चाहिए। विवरणी के लिए निर्दिष्ट अवधि प्रारंभिक तिथि के आधार पर प्रारंभिक शेष तथा अंतिम तिथि के आधार पर अंतिम शेष नगद एवं बैंक लिखे जाएंगे। अंत में प्राप्ति और भुगतान दोनों तरफ की राशियों को कुल योग निकाला जाता है। इन दोनों तरफ के कुल योगों को मिलाकर होना आवश्यक है। बैंक समाधान विवरणी। ठीक है, एक निश्चित तिथि को बैंक बुक का शेष तथा पासबुक के शेष का मिलान किया जाता है। यहाँ दो स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, मिलान हो सकता है, मिलान नहीं भी हो सकता है। दोनों शेषों का मिलान नहीं होने की स्थिति में ही बैंक समाधान विवरणी तैयार किए जाते हैं। अब बैंक समाधान विवरणी क्या है? यह दोनों शेषों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करता है। जहाँ तक इसके बनाने की प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत किसी एक किताब, बैंक या बुक या पासबुक के शेष को आधार माना जाता है और उसमें अंतर के कारणों को जोड़ने या घटाने पर दूसरे पुस्तकों से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अब बैंक समाधान विवरणी बनाने की प्रक्रिया। प्रारंभिक वर्ष के लिए आधार माइनस बैंक बुक एवं पासबुक। ठीक है, अब क्या है प्रक्रिया? दोनों पुस्तकों के लेन देनों को मिलान माइनस रोकड़ बही में बाएं भाग को पासबुक के दाएं भाग में मिलाया जाता है और रोकड़ बही के दाएं भाग के पासबुक के बाएं भाग से मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया क्रमशः की जानी चाहिए। जिन लेन देनों को मिलान होता है उस पर टिक का निशान लगाएं। टिक का निशान दोनों पुस्तकों पर एक साथ लगाने चाहिए। अंत में दोनों पुस्तकों को ध्यान से देखिए और आप पाएंगे कि दोनों ही पुस्तकों के कुछ लेन देनों में सही का निशान नहीं लग सका है। जिस पर टिक का निशान नहीं लगा है वही अंतर के कारण होते हैं। इन्हीं अंतर के कारणों का एक आधार में जोड़ने या घटाने पर दूसरे पुस्तक का शेष
हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, क्या जोड़े और क्या घटावे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किताब किस किताब के शेष का आधार माना जाता है। अब यहाँ जो है, अगर बैंक बुक के शेष का आधार माना गया, यदि बैंक क्या अगर बैंक बुक के शेष आधार माना गया तो दोनों ही पुस्तकों के दाएं भाग में अनटिक राशि को हमेशा जोड़ा जाएगा, दोनों ही पुस्तकों के बाएं और भाग में अनटिक राशि को हमेशा घटाया जाएगा। अगर पासबुक के शेष का आधार माना गया तो दोनों ही पुस्तकों के दाएं भाग में अनटिक राशि को हमेशा घटाया जाएगा और दोनों ही पुस्तकों में बाएं भाग में अनटिक राशि को जोड़ा जाएगा। बाद के वर्षों के लिए बैंक समाधानी विवरण तैयार करना है। आधार यहाँ बैंक बुक और पासबुक के साथ पिछला बैंक समाधान विवरणी ही पासबुक में होने वाले लेन देनों का मिलान का आधार होगा। नोट: पिछला बैंक समाधान विवरणी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रारंभिक अंतर मानकर बैंक समाधान विवरणी तैयार किए जाते हैं। प्रक्रिया: यह पूर्ववत होगा जिस प्रकार प्रारंभिक वर्ष का BRS बनाते हैं उसी प्रक्रिया के अनुसार ही बनाए जाएंगे। ध्यान रहे कि पिछले BRS की अनटिक राशि वर्तमान BRS में पूर्ववत दिखाई देगा, यानी कि इस प्रक्रिया में फिर से जोड़ा या घटाया जाएगा। अब इसका देखिए चालीसा दिया हुआ है, लेन देन चालीसा। लेन देन परपत्र की चालीसा है, लेन देन परपत्र है रोकड़ बही का एक प्रकार, लेन देन परपत्र है रोकड़ बही का ही एक प्रकार जिसमें लिखना है मीटिंग विशेष के प्राप्ति और भुगतान का ब्यौरा मध्यवार। इस लेन देन परपत्र की है एक विशेषता कि कुछ प्राप्ति भुगतानों को पहले तो लिखना सदस्यवार पुनः समूहवार। यहाँ एक बात का रखा गया है ध्यान कि नगद के साथ साथ चेक भी होते हैं प्राप्ति और भुगतान, जिसका है इस लेन देन परपत्र में लिखने का अलग से ही एक स्थान। ये लेन देन परपत्र का चालीसा है। दूसरा इसको इस तरह से कह सकते हैं, यदि लेना है लेन देन परपत्र लिखने का ज्ञान तो करना प्राप्ति और भुगतान की पहचान। हर प्राप्ति को लिखना बाईं ओर रोकड़ का जिक्र रोकड़ या चेक, और दाईं ओर लिखना हर भुगतान रोकड़ या चेक। लेकिन जब कभी हो बैंक से नगद निकासी या नगद जमा तो हो जाना सावधान, हो जाना है सावधान। उसके बाद है, जब लिख लिया तिथि वार क्रम में प्राप्ति भुगतान तब करना शेष निकालने का काम। जब हो गया शेष निकालने का काम तब करना हाथ में बची राशि का बक्से से मिलान, और जब हो गया मिलान तो समझो रोकड़ बही लिखने का हो गया पूरा काम। हाँ, समय अंतराल पर करते रहना बैंक शेष का पासबुक से मिलान। यह दूसरा चालीसा था लेन देन परपत्र का। ठीक है, अब खाता बही का चालीसा है। जब हो गई लेन देन परपत्र लिखने की रस्में सारी पूरी तब आई खाता बही लिखने की बारी। खाता बही लिखना है एक समान खेल, बस करा लो लेन देन परपत्र से इसका मेल। यहाँ हमें रखना है सिर्फ एक बात का ध्यान, वह है मध्य के प्रकृति का पहचान। बस हो गया हमारा काम आसान, क्योंकि हर मध्य के शेष होंगे सिर्फ प्राप्ति या भुगतान। जब लिख लिया है खाता बही में लेन देन परपत्र के मध्य को तमाम, तब करना शेष संचय निकालने का काम, और बस खाता बही लिखने का पूरा हुआ काम।
अब बचत पुस्तिका का चालीसा है। जब भी लेन देन प्रपत्र में हो बचत का जिक्र, होनी चाहिए बचत पुस्तिका लिखने का फिक्र। लेन देन प्रपत्र में हमने जो लिखा है बचत सदस्य वार, सिर्फ वही होगी बचत पुस्तिका लिखने का आधार। समय समय पर करते रहना बचत पुस्तिका का आधार, ये आपका आधार पर सदस्यों के कुल बचत का खाता बही के लेखा शीर्ष सदस्यों द्वारा बचत से मिलान। अगर होता है मिलान तो यही होगी बचत पुस्तिका पर आपके नियंत्रण की पहचान। ये बचत पुस्तिका का चालीसा था। अब ऋण पुस्तिका का चालीसा देखिए। ऋण पुस्तिका का चालीसा है, जब भी लेन देन प्रपत्र में हो ऋण मूलधन वापसी ब्याज का जिक्र, होनी चाहिए ऋण पुस्तिका लिखने का फिक्र। लेन देन प्रपत्र में हमने जो लिखा है ऋण मूलधन वापसी ब्याज सदस्य वार, सिर्फ वही होगी बचत पुस्तिका लिखने का आधार। हालांकि ऋण पुस्तिका में करने हैं कुछ और काम, वह है आपसी नियोजन अधिशेष और मांग। वापसी नियोजन बनता है ऋण के जीवन काल में सिर्फ एक बार, जबकि मांग मूलधन ब्याज बनाए जाते हैं बार बार। मांग मूलधन बनाने के लिए रखना ओवर ड्यू और वापसी नियोजन के अनुसार मूलधन का ध्यान, जबकि मांग ब्याज के लिए आवश्यक होगा बकाये मूलधन का ज्ञान। ओवर ड्यूज निकालने के लिए करना मांग मूलधन के अनुरूप वसूली प्राप्ति की तुलना, जबकि बकाये शेष की होगी कुल ऋण और कुल वसूली प्राप्ति के आधार पर गणना। यहाँ एक बात का रखना ध्यान कि जब तक नहीं कर लेते हैं अगले मांग निकालने का काम, तब तक नहीं होगा ऋण पुस्तिका लिखने का पूरा काम। ये ऋण पुस्तिका का चालीसा हो गया। अब प्राप्ति भुगतान के चालीसा देखिए। अब यहाँ दिया हुआ, यह विवरणी है एक ऐसे विवरणी की तैयारी जो हमें देता है लेखाओं के अंक गणितीय शुद्धता की जानकारी। यह विवरणी की जाती है हमेशा एक अवधि के लिए तैयार, बनाकर खाता बही को आधार। जब कर रहे हो खाता बही के मदों को विवरणी में लिखने का काम, तो रखना इस बात का ध्यान कि मद विशेष है प्राप्ति या भुगतान। जब लिख लिया विवरणी में खाते बही के मदों का तमाम, तो नहीं भूलना रोकर बही और बैंक शेष लिखने का काम। अंत में करना दोनों खानों का योग निकालने का काम। जब हो गया योग निकालने का काम, तब करना उन दोनों योगों का मिलान। अब जब हो गया मिलान, तो यही होगी लेखा के अंक गणितीय शुद्धता की प्रमाण। तो माय डियर फ्रेंड, ये था आपका जो है लेखांकन के जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिससे आपको मासिक प्रतिवेदन में जो है आपको पूरी ये सहयोग मिलेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया है कार्यवाही पुस्तिका, फॉलोअप चार्ट है ये, इसको फॉलोअप करना है। कार्यवाही पुस्तिका से क्या चीज़ लिखना है, रोकर बही, ध्यान में रखेंगे। कार्यवाही पुस्तिका से क्या लिखना है, रोकर बही। और रोकर बही से क्या लिखना है, बचत पुस्तिका। अब बचत पुस्तिका रोकर बही से क्या लिखना है, ऋण पुस्तिका। सब क्या लिखाएगा रोकर बही से। अब बचत पुस्तिका जो है, अब यहाँ बचत पासबुक लिखाएगा आपको बचत पुस्तिका से, ऋण पासबुक लिखाएगा ऋण पुस्तिका से। अब यहाँ रोकर बही से ही जो है लिखाएगा खाता बही। रोकर बही से क्या लिखाएगा, खाता बही। और रोकर बही और समान खाता बही से क्या लिखाएगा, प्राप्ति भुगतान। तो इसको आप लोग फॉलोअप चार्ट कहते हैं। और इस चार्ट के माध्यम से यदि आपके ये सारे पुस्तिका अपडेट है, तो मासिक प्रतिवेदन 5 मिनट में अपडेट हो जाएगा।
आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है लेखांकन की कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ में आ गया होगा। अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे तो इसको थोड़ा संक्षिप्त में बनाएंगे, क्योंकि यह वीडियो 1 घंटा 5-6 मिनट का होने वाला है, यानी हो जाएगा। वैसे एक 5 मिनट हो गया है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको अभी तक जो जानकारी नहीं होगी वो जानकारी आपको मिल गया होगा। आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व, बचत, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये इसको आपको प्रशिक्षण जब मिलेगा तो इस प्रशिक्षण में आपको 5 दिनों का ट्रेनिंग मिलता है। इसके माध्यम से आपको यही सब सिखाया जाएगा कि प्रैक्टिकल के आपको बताया जाएगा, इसे समझाया जाएगा और फिर प्रैक्टिकल करके 5 दिन में आपको सिखा दिया जाता है। फिर भी आप नहीं समझते हैं या नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करेंगे, मैं इसको तोड़ कर समझाएंगे और आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताएंगे, ताकि आपको मासिक प्रतिवेदन में और लेखांकन करने में किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।